हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब तक आपको नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप सी सेट में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आपको पता है 33% मार्क्स गेन करने होते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैंने स्ट्रेटेजिकली आपको बताया था कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी ये लेकर चलनी है शुरू से ही कि कम से कम 60 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करनी ही करनी है, जिसमें 28 to 29 आपको कॉम्प्रहेंशन करने हैं और 20 क्वेश्चंस में से लगभग 12-13 क्वेश्चन आप जो नंबर सिस्टम के कर देंगे। बाकी सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपके रीजनिंग के, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका जो है आपको नंबर्स के बारे में पता होगा कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, इमेजनरी रियल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके अलावा आपके इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। इन सब नंबर्स के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि नंबर्स जो है के बारे में बताऊंगा कि नंबर्स क्या होते हैं और उनके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। इस वीडियो को स्किप मत करना, आपका नंबर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ। ये संख्याएँ, ये नंबर्स होते क्या हैं। तो संख्याएँ जो होती हैं हमारा जो इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती है रियल नंबर्स होते हैं और एक होते हैं इमेजनरी नंबर्स। मतलब इसे हिंदी बोलते हैं वास्तविक संख्याएँ, इसे बोलते हैं आभासी संख्याएँ। ठीक है, यूपीएससी में आभासी संख्याओं का कोई लेना देना नहीं है। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। आपने जैसे माइनस के √3 लिखा हुआ तो इसे आप लिख लेते 3i, तो इसे इमेजनरी मतलब मान लेते थे कि ये इसकी संख्या, ये वैल्यू ये होने वाली होगी। ठीक है, तो इमेजनरी संख्याओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हम पढ़ेंगे इसमें वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो रियल नंबर जिसे हम लिख सकते हैं, बस ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमें लिख सकते हैं, जो हमें एक्चुअल में हमें जिसका ज्ञान है, तो सब वास्तविक संख्या। इसमें हमारी कल्पना का कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, तो रियल नंबर को वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, और इरेशनल नंबर को बोलते हैं आप अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होते हैं, अगर आप परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे तो रेशनल नंबर को ऐसी संख्या जिसे आप P/Q के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, सॉरी, P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है उसे आप बोलते हैं रेशनल संख्याएं। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2/5, 7/3, इस तरीके के आप ये सारी की सारी रेशनल संख्याएं होंगी। ठीक है, बट यहाँ पे एक रूल है कि P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, याद रखना। P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। इसके अलावा इरेशनल संख्या जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे इसके अंदर कौन सी संख्या आती है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, ये और इसके अलावा पाई भी इसमें रेशनल संख्या में आती है। इसका यूज भी इसमें सामान्यतः यूपीएससी में नहीं होता, तो आप रेशनल संख्याओं का पता रखे हुए। ठीक है, रेशनल संख्याओं के अंतर्गत आते हैं आपके इंटीजर्स, इन्हें बोलते हैं आप पूर्णांक। ठीक है, हिंदी में इनको बोला जाता है पूर्णांक। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, आपके -∞ से लेके इसमें 0 शामिल करते हुए उसके बाद +∞ तक सारी की सारी संख्या जो होती हैं आपकी इंटीजर्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। बाकी मैं इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा आगे, आप देखते रहिए। इंटीजर्स के अंतर्गत आता है आपके होल नंबर, मतलब इसे बोलते हैं आप पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या जैसे इंटीजर्स में आपने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिए थे, इसमें जो है आप 0 से शामिल करते हैं, 0 से आगे 1 2 3 ∞ तक। ठीक है, देखिए एक अगर आपको एक सबसे ज़्यादा बड़ा डाउट रहता है बच्चों को कि जीरो क्या, देखिए 0 कहीं भी आए तो वो ना धन संख्या होती है, ना पॉजिटिव नंबर होता है वो, ना नेगेटिव नंबर होता है, ना वो ऋण संख्या होती है। ठीक है, ना धन संख्या होती है ना वो ऋण संख्या होती है, याद रखना ना। जैसा अगर आपसे पूछे कि 0 क्या धनपूर्ण संख्या है, नहीं, 0 धनपूर्ण संख्या भी नहीं है। 0 क्या ऋणपूर्ण संख्या, ना 0 ऋणपूर्ण संख्या, मतलब नहीं है, दोनों नहीं है, ना निगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, 0 0 ही होता है। ठीक है, तो फिलहाल जो होल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 ∞ तक जाते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत आते हैं आपके, ये सब इसके अंदर है, इसके अंतर्गत आते हैं आपके नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में से बस 0 को हटा दिया जाता है। इसमें जो शुरू होते हैं आपके 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 ∞ तक। ठीक है, ये आपके होते हैं नेचुरल नंबर। इन्हें नेचुरल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया। इसमें एक आते हैं ऑड नंबर्स और एक आते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर बेस्ट संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 3 5 7 तो ये आपके ऑड नंबर होते हैं। तो ये पूरा का पूरा चार्ट ये है कि आपकी संख्याएं दो पार्ट में डिवाइड की गई हैं, जिसमें रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने बता दिया P/Q और P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसके अंदर आते हैं इंटीजर्स, जैसा -∞ से लेकर +∞ तक 0 को शामिल करते हुए। उसके अंदर आता है होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 3, इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर को 1 से लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 से लेकर के लिखा जाता है।
और जो है इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद आपका इसमें आता है ऑड और इवन नंबर, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों संख्याएं होती है। आगे चलते देखिए सर, थोड़ा डिटेल में देखना है तो आपको मैंने बताया था संख्याएं, जैसे यहाँ पर संख्याएं थी, संख्या को दो पार्ट में डिवाइड करा था, एक वास्तविक संख्या और एक इमेजिनरी संख्या मतलब काल्पनिक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइड कर दिया, परिमेय और अपरिमेय। तो देखिए आपको लिखना था नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है परिमेय संख्या। तो इस तरीके देखिए जैसे -8 है, -8 को लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है -8/1, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें जीरो को भी शामिल किया जाता है। बाकी अपरिमेय संख्या होती है, जो भी रूट वाली होती है वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है, इसका हमारा यूज सामान्यता नहीं होता है, ठीक है। और इसमें पाई भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये हो गई। इसके बाद जो आप परिमेय संख्याओं को दो पार्ट में फिर डिवाइड कराया था पूर्णांक में, ठीक है, पूर्णांक होते हैं, मिश्रित भिन्न संख्या को छोड़ दीजिए आप पूर्णांक में। तो पूर्णांक मैंने बताया था -∞ से लेकर डैश जीरो को शामिल करते हुए +∞ तक। तो ये जो आपके अंतर्गत आ जाते हैं पूर्णांक के, ठीक है। तो ये पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। पूर्णांक एक धन पूर्णांक होते हैं, एक ऋण पूर्णांक होते हैं, जिसमें जीरो किसी में लिया जाएगा, ना धन में लिया जाएगा ना ऋण में लिया जाएगा। केवल पॉजिटिव वाले जो होंगे वो धन पूर्णांक होंगे और जो निगेटिव वाले होंगे वो ऋण पूर्णांक होंगे। जैसे -1, -2, -3, -4 डैश कहीं तक ले जाओ, तो ये सारे के सारे होंगे ऋण पूर्णांक। और जो ये जो होंगे मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 ये होंगे सारे के सारे धन पूर्णांक। तो याद रखना पूर्णांक जो होते हैं -∞ से लेकर +∞ तक होते हैं, जीरो को शामिल करते हुए। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स बोलते हैं इनको, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, याद रखना, ठीक है। इन पूर्णांक के अंतर्गत जो आता है, फिर मैंने बताया था आपको पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ठीक है, होल नंबर्स बताए थे। ये कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। जीरो के बाद 1, 2, 3, इसमें ऋण नहीं होता शामिल, कोई भी ऋण संख्या कोई भी शामिल नहीं होती, मतलब निगेटिव नंबर शामिल नहीं होता। बट इससे जो है आपका धनपूर्ण संख्या, ठीक है, जैसा धनपूर्ण संख्या, तो धनपूर्ण संख्याओं का मतलब ये है इसमें शून्य शामिल नहीं करा जाएगा, बस इतना याद रखना। इसमें जो पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि धनपूर्ण संख्या, वो ये बोलेगा कोई भी संख्या कि 5 धनपूर्ण संख्या लेकर ये संख्या बनाइए, इस तरीके से कुछ बोलेगा। तो धनपूर्ण संख्या बनानी होगी तो आपको धनपूर्ण अगर उसमें लिख दे तो आपको 1, 2, 3 संख्याएं लेनी पड़ेंगी, जीरो को इसमें शामिल नहीं करा जाएगा, बस इतना याद रखना। इसलिए जो पूर्ण संख्या है उनको दो पार्ट में डिवाइड करा गया, एक धनात्मक पूर्णांक या धनपूर्ण संख्या या शून्य। तो शून्य एक अलग संख्या है, ठीक है, जब वो शून्य को कहे तभी उसको लेना है, वरना नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद जब पूर्णांक में जब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत मैंने बताए थे, देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब जब बोलते हैं प्राकृतिक संख्या हिंदी में, तो ये जो होता है इसमें जीरो को हटा दिया जाता है, 1, 2, 3 से शुरू होते हैं। तो 1, 2, 3 से शुरू से होने के बाद इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें आते हैं प्राकृतिक संख्याओं में दो संख्या ऑड और इवन संख्याएं, ठीक है। तो ऑड और इवन, जिसमें 2 से डिवाइड होने वाले ऑड इवन मतलब सम संख्या, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती है नो ऑड संख्याएं कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्राइम नंबर। इसे रूढ़ संख्या भी बोला जाता है, इसे अभाज्य संख्या भी बोला जाता है, और प्राइम नंबर से इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर, ये जो होते हैं आपके, ये इस संख्या की खास बात ये होती है ये स्वयं और एक के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है, 2 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या स्वयं 2 से डिवाइड हो सकता है। कोई भी संख्या लीजिए, 37 है, या तो स्वयं 1 से डिवाइड हो सकता है या 37 स्वयं से डिवाइड हो सकता है। ऐसे 47 है, या तो 1 से डिवाइड हो, 1 से तो सभी संख्या डिवाइड हो जाती हैं, आपको पता है, ठीक है। 1 से तो सभी संख्याओं को डिवाइड किया जा सकता है, बाकी का 47 मतलब जो अपना स्वयं संख्या होगी उसी संख्या से डिवाइड होती है, उन्हें सारी की सारी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक नॉलेज की बात यह है, 1 से लेकर अगर आपको कभी काउंट करना हो तो 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। और बाकी 50 से लेकर 100 तक आपकी जो होती है 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसलिए अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक आपकी टोटल जो होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं या प्राइम नंबर्स होते हैं। 25 प्राइम नंबर्स जो होते हैं आपके 1 से लेकर 100 तक होते हैं, और ये सारे के सारे नंबर्स आपके कंठस्थ होने चाहिए। अगर इस बार का भी आप जो है पेपर देखेंगे, यूपीएससी 2025 का जो पेपर था सीसेट में, उसमें क्या था, एक सीरीज दे रखी थी, उस सीरीज में जो नंबर्स जो ऐड हो रहे थे, जैसे इस तरह की कुछ संख्या थी 2, 5, 7 इस तरह देते, एक्स दे दिया यहाँ पे और ऐसे 8 दे दिया, इस तरह कुछ दे दिया, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल लिया। तो वहाँ पर जो आप देखेंगे, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर जो है आपके जो केवल अभाज्य संख्या उसमें ऐड हो रही थी, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। उससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था 2023 में आया था या 22 में आया था, तो वहाँ पर भी केवल ऐसे ही अभाज्य संख्याएँ ऐड हो रही थी। और एक 24 में आया था जहाँ पर केवल उन्होंने 4 सीरीज रखी थी, इसमें केवल एक संख्या थी जिसमें अभाज्य वाली नहीं थी, तो उसमें से ये था इनमें से निम्नलिखित में से विषम पहचानिए। तो वो 23 या 24 में वहीं पे था। आप ईयर पे मत जाइए, बस ये ध्यान रखिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर आप PYQ अच्छे से करते हैं तो आपको सब पता होगा। तो देखिए एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो इवन है, मतलब सम संख्या, बाकी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं ऑड संख्याएं होती हैं, ठीक है। एकमात्र इवन अभाज्य संख्या जो है 2 है, ठीक है। बाकी आपको ये सारी की सारी संख्या कंठस्थ होनी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ऐसा याद होनी चाहिए 2, 3, 5, 7, 11, देखिए 9 नहीं होती है, 13, 17, 19, 29 इस तरीके से। तो मतलब आप एक ही बार में लिख दें, आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप इसको
फाइंड कर पाएंगे। तो वह संख्याएं जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होती हैं, जो जिसका भाग किसी से नहीं जाता, वो सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या होती हैं, रूल संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर ये सारे के सारे आपको कंठस्थ होने चाहिए। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसा भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, बिना अभाज्य संख्याओं का आपका काम नहीं चलेगा। कहीं भी आप अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिए आप यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो। इसलिए सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, देखिए वही बात मैंने थोड़ा सा और डिटेल में दिखाया। रियल नंबर्स, इसे रेशनल नंबर देखिए कैन बी रिटन बाई फ्रैक्शनल, उसे लिख सकते हैं फ्रैक्शंस में, और इसे कैन नॉट बी रिटन बाई फ्रैक्शंस, मतलब उसमें जो है नहीं लिख सकते, फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते, मतलब पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते इसे। तो बस इतनी सी बात है। बाकी इंटीजर्स मैंने बताया था, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक को शामिल करते हुए प्लस इन्फिनिटी तक, अब तक आपको कंठस्थ हो चुका होगा। होल नंबर आपका जीरो को शामिल करते हुए 1 2 3, और इसके बाद नेचुरल नंबर आते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। एक होता कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होते हैं इनको बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, कम से कम 3 फैक्टर, उन सबको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 4 कंपोजिट नंबर है। कैसे देखिए, 4 एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक स्वयं 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर है जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। जैसे 2 को नहीं ले सकते, 2 के एक 2 ही फैक्टर है, 1 और 1 2। तो ये जो अब इसलिए अभाज्य संख्या है, क्योंकि स्वयं से कट रही है और केवल 1 से। ठीक है, इस दो से डिवाइड जा रहा है इसमें, तो ये अभाज्य संख्या। जैसे 3 नहीं ले सकते, 3 भी अभाज्य संख्या है, 1 से जाएगा, केवल 3 से जाएगा। 5 नहीं ले सकते, लेकिन अगर देखिए आप 6 लेंगे तो देखिए 6 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। इसके 3 है, तो इसलिए 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर आपको नहीं भी याद हो तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे वही कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर से जो होते हैं वो जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। तो इसमें आते हैं आपके 4 6 8 9 10। जैसे 9 आप कहेंगे 9 कैसे, तो देखिए 9 का 3 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, 1 से चला जाएगा, तो ये इसके भी 3 फैक्टर हैं। ऐसी कोई भी संख्या या ऐसे कोई भी नंबर्स जिसके 3 फैक्टर हों, सबके सब कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको और समझना हो इंटीजर्स को मैंने इतना फोकस यूँ किया है कि इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इंटीजर्स से सामान्यतः क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो चार्ट पूरा का पूरा ये है, देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए। धनात्मक संख्याओं से, ऋणात्मक संख्याओं से और शून्य से मिलकर जो भी संख्याएं बनती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें देखिए मैंने आपको एक बार बता दिया था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो को शामिल करते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाता है बस। डेट इसके बीच में भी संख्या आएंगे, आपको पता है। जैसे अगर आपको इंटीजर्स लिखने हो -5 से 5 तक के लिए, तो देखिए -5 आएगा, फिर -4 -3 -2 -1, ये तो आपको पता ही होगा। -5 छोटा है -1 से। ठीक है, जितनी संख्या जितनी बड़ी होगी और ऋण होगी उतनी वो छोटी होगी, ये आपको पता है। तो संख्या इस तरीके से बढ़ेगी, जैसे -5 -4 -3 -2 -1, फिर जीरो को शामिल करेंगे। लेकिन देखो जीरो ना तो सकारात्मक है ना नकारात्मक है, इसे हम ना नेगेटिव मानते हैं ना ही हम इसे पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, याद रखना जीरो को चाहे आप पूर्ण संख्याओं में देखें या इंटीजर्स में देखें, जीरो को ना नेगेटिव माना जाता है ना पॉजिटिव माना जाता है, ना धन माना जाता है ना ऋण माना जाता है। ठीक है, याद रखना। तो इसे जब तक बोला ना जाए शून्य को शामिल करने के लिए, तब तक जो है शून्य को शामिल नहीं करना। तो ये आपको पता चली गया होगा। और देखिए नेचुरल नंबर जो हमारे सामान्य नेचुरल नंबर ने क्यों बोलते हैं प्राकृतिक, जो प्राकृतिक तौर पर हमें मिले, जो हमें गिनने के लिए यूज करते हैं सामान्यतः। जैसे किसी भी संख्याओं को हमें गिनना शुरू करें, जैसे आपको कोई भी नोट दे दी जाए, कोई सिक्के दे दी जाए, या ये कह दिया जाए, अगर किसी बच्चे से भी आपसे कह दिया जाए कि भाई ये जो बगीचे में जो पेड़ लगे हैं या जितने जो भी पौधे लगे हैं, इन पौधों को गिन के दिखाई, तो वो संख्या कहाँ से शुरू करेगा? वो कभी भी ये नहीं कहेगा जीरो, वो हमेशा यहाँ से शुरू करेगा 1 1 2 3, इस तरीके से गिनेगा। कहीं से भी कोई भी संख्या आप किसी से व्यक्ति से, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, कोई भी ये नहीं गिनेगा, कोई भी संख्या गिनते समय जीरो से शुरू नहीं करेगा, वो हमेशा करेगा 1 2 3 4। तो बस वही है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेचुरल नंबर वह संख्या जिन्हें हम सामान्यतः गिनने के लिए यूज करते हैं। तो हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से हमेशा। तो 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो ये सारी संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। बाकी अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। पूर्ण संख्याओं को और स्पष्ट करना तो आपको ये डेफिनेशन पढ़ लेना। बाकी आपकी जीरो से शुरू होती है, 1 2 3 और डेडर्स ये भी इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पूर्णांक, जो मैंने अभी फिर बताया था इंटीजर्स, इसकी आप डेफिनेशन पढ़ लेना, सामने लिखिए। इसके बाद आपका ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर डेडर्स जो जीरो को शामिल करते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये आपके जो होते हैं सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये संख्याएं तो सारी हो गई। अब इन संख्याओं का कुछ जो होता है आपका सम होता है। जैसे मैं कुछ सम आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपका यहाँ से देख लेना। देखिए जैसे आप पहले देख रहे हैं, जैसे अगर कोई भी नेचुरल नंबर का सम है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस डेस प्लस n संख्याओं का, तो इसका सम निकालते समय एस फॉर सम होता है। एस निकालते समय, इसका सम निकालते समय, मतलब इसका जोड़ निकालते समय, अगर इस तरीके से आपको जोड़ निकालना तो 1/2 डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, n × n+1। तो ये होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के जो है, या 11 तक की संख्याओं का जो है शुरू की प्रारंभिक 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, ऐसा आपसे बोल दिया जाए 1 + 2 + 3 डेस
प्लस 11। तो आपको एक एक करके नहीं जोड़ना, तो आपको डायरेक्ट क्या करना, 1/2 इंटू 11 और इंटू 12, बस ये वाला फॉर्मेट डायरेक्ट लगा देना। 6 और 11 से 66, तो इसका 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका सम वाला। इसी तरीके से ये तो हो गया सभी प्राकृतिक संख्याओं को। अब आपसे पूछे केवल इवन प्राकृतिक संख्याओं को, जैसे 2 + 4 + 6 + डैश प्लस 2n, इस तरीके का संख्या का पूछे तो उसका सम क्या होगा, उसका सम हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1, बस इसमें बटे में 2 हट जाता है, तो ये हो जाता इवन संख्याओं का, ठीक है। इस तरह से आपसे ऑड का ही पूछ सकता है, 1 + 2 + 3 डैश 2n माइनस के 1, ये मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि ऑडी संख्या बनेगी, ठीक है। तो इसका जो एस जो हो जाएगा 1/2 इसका सम हो जाएगा, सॉरी 1/2 नहीं आएगा, इसका केवल आ जाएगा n², तो इसका हो जाएगा आपका n², तो n² इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये 3 संख्या बता दी, इवन वालों के लिए, ऑड वालों के लिए, और जो है केवल नेचुरल नंबर के सम के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है आपकी स्क्वायर वाला और होल क्यूब वाला, बाकी मैं अभी देखो यहाँ भी दिखा भी दूंगा। देखो स्क्वायर वाला क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है, ऐसे डैश आपका n का स्क्वायर है, इसका सम पूछा, तो ये तो आपसे हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर आप स्क्वायर निकालेंगे फिर उसको जोड़ेंगे, ऐसा संभव ही नहीं। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/6 n इंटू n + 1 और 2n + 1, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, 1/6 n इंटू n + 1 और 2n + 1, n जो होता है जो लास्ट संख्या होगी, जैसे 1 + 2 + 3, ऐसा मान लीजिए स्क्वायर इसका स्क्वायर चल रहा प्लस डैश यहाँ पे 11 का स्क्वायर, तो बस 11 इसका n संख्या होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको देखना, तो देखिए ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे s लिख लीजिए, ये होगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से आपका जब क्यू वाला जो होता है, क्यू वाला एक क्यू वाला और याद रख लीजिए, जैसे 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू डैश प्लस n का क्यू का है, तो अगर इसका सम पूछा है आपसे कभी भी, तो आप डायरेक्ट इसका 1/4 n² n + 1 का होल स्क्वायर ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। n जो लास्ट संख्या जो भी होगी बस उसको आपको यूज कर लेना। तो मैंने आपको यहाँ पर 5 फॉर्मूले बताएं, ये आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए। जैसे देखिए इसको मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। देखिए एक आपको ये याद कर लेना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये मैंने बता रखा, यहाँ पे s लिख लीजिए बस, तो ये हो गया एक आपका पहला इसको याद कर लेना आपको, ठीक है। फर्स्ट वाला याद कर लेना, सेकंड आपको सम वाला याद कर लेना, n इंटू n + 1 मैंने बताया, फिर आपको ऑड वाला याद कर लेना, ये मैंने डायरेक्ट n² बताया है। इसके बाद आपको स्क्वायर वाला याद कर लेना है, बाकी ये छोड़ देना सारे, फिर आपको ये क्यू वाला याद कर लेना, बस इतनी संख्या याद कर लीजिए, बाकी आपका सब छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए संख्याओं के प्रकार आपको और थोड़ा सा डिटेल में देखना। ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, प्राकृतिक संख्या मैंने कहा था गिनने की संख्या 1 से शुरू होंगी, इसका सम संख्या 2 4 6 8 10, ठीक है। विषम संख्या 1 3 5 7 9 जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती हैं, और जो 2 से डिवाइड होती है वो सम संख्या, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। पूर्णांक माइनस से लेकर 0 को शामिल करते हुए तक, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक, -∞ से 0 को शामिल करते हुए प्लस इन्फिनिटी तक। देखिए बार बार संख्याएं देख के मैंने हर तरीके से आपको दिखा दी, अब आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब ये, जैसे क्योंकि मैं आगे की जो भी वीडियोस बनाऊंगा मैं डायरेक्ट आपको बोल दूंगा कि मैंने सारा का सारा नंबर सिस्टम बता रखा है, सारी की सारी संख्याओं के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है, आप जो वहाँ से जाकर देख लीजिए, ठीक है। मैंने सारा का सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो ये पूर्ण संख्या आपको 0 को शामिल करते हुए 1 2 3 4, ये अभी आप कंठस्थ कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या 4 6 8 9, मतलब जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, ठीक है। अभाज्य संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, जैसे 2 3 5 7 11, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक 25 संख्याएं होती हैं ऐसी। सहभाज्य संख्या मतलब ना बोलते को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनका जो जोड़ा होता है इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए। तो इनका ऐसी कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2 3, ठीक है, 5 7, 2 अभाज्य संख्याओं को तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा ही 1 आएगा, ठीक है। कोई भी ले लीजिए जैसे 11 13, तो ये को प्राइम नंबर है, मतलब सहभाज्य संख्या है। तो बस इतनी सी बात है, सहभाज्य संख्या, ठीक है, को प्राइम नंबर। आगे देखिए परिमेय संख्या मैंने बताया था, जैसे देखिए आप कहेंगे ये रूट में लिखोगे 4, भाई ₹4 का रूट तो आपको पता है ना 2 हो जाता है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे आप √4 का तो 2 हो जाएगा। जैसे √25 का कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। ये तो आपको स्क्वायर और घन तो आपको पता ही होंगे, ठीक है, वर्ग और क्यूब तो पता ही होंगे, स्क्वायर और क्यूब। तो ये जो है आपकी परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में डिवाइड नहीं किया सकती, क्यों? जैसे आपका √2 है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.414 और डैश आगे चलती रहती है। तो सब आप जो है अशांत दशमलव होता है, और अशांत दशमलव को जो है आप जो है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये बहुत ये इतना बस आप याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी वास्तविक संख्या वह संख्या जो जिसमें सभी आ जाएंगी, इंटीजर्स, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, और सारी की सारी वास्तविक संख्या जिन्हें हम लिख सकते हैं बस, ठीक है। अवास्तविक संख्या जैसे जो होती है इमेजनरी नंबर, जो मैंने बताया था, जैसे हम क्या लिख सकते हैं 6i लिख सकते हैं। अब इसकी क्या वैल्यू आएगी ये अभी फाइंड नहीं हुई है, बस हम कल्पना के तौर पर मान लेंगे माइनस के 6 की वैल्यू रूट के अंदर क्या होगी 6i होगी, बस इतना सा हम ये मानकर चलेंगे। तो ये सारे के सारे नंबर्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए। देखिए 2 तरह के क्वेश्चन और आते हैं, ये आपके 2017 या 2018 के CSET के पेपर में था, जब आप जो है कुल उपहारों की संख्या, जब कोई ऐसा मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही है, कोई पार्टी चल रही है,
वहाँ पे 8 से 10 लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे कितने उपहार दिए गए एक दूसरे को। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला एस, मतलब कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे एस मान लीजिए उपहारों को, एस इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू एन माइनस के 1। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद कर लीजिए। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, एक पार्टी में 10 व्यक्ति उपस्थित थे, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते तो उनके द्वारा कुल उपहार दिए जाएंगे। तो बस आपको क्या करना, 10 और 10 माइनस के 1, ये टोटल उपहार दिए जाएंगे। तो कितने, 10 इंटू 9, तो 10 नमा 99, 99, बस ये 99 उपहार दिए जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। तो बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए, n इंटू एन माइनस 1 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से वही 10 व्यक्ति वहाँ पर हैं, जैसे 15 व्यक्ति ले लो, 15 व्यक्ति उपस्थित हैं, कहीं पर कोई पार्टी चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, कहीं भी चल रही है, वहाँ पर अगर 15 व्यक्ति उपस्थित हैं और बस सभी के सभी एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, मतलब हाथ मिला रहे हैं। जब हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो देखिए, एक सभा में 15 व्यक्ति उपस्थित थे, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जैसे अभी सभी हैंडशेक करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब आप वहाँ पे ऐसे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, तो देखिए आप n की जगह पर 15 रखेंगे, इसके बाद n माइनस 1 मतलब 14 अपॉन 2, तो 14, 7 और 15 7 105, बस। तो कितनी बार हाथ मिला जाएंगे, 105 बार। अगर आप नहीं है तो देखिए कोई छोटी संख्या लेकर आप 3 व्यक्ति, ऐसा मान लीजिए कोई 3 व्यक्ति इकट्ठे होना, तो उसके बाद आप हैंडशेक करना आपस में, सब एक दूसरे से हैंडशेक करना, तो देखिए आपका ये फॉर्मूला वहीं बैठ जाएगा, 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो 2 आप कुल 3 बार हाथ मिला पाएंगे, ठीक है। 4 का लेके देख लेना। तो इस तरीके से आप जो है इसका रियल एग्जाम्पल भी, लाइव एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ और होता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका नंबर सिस्टम में एक रूल होता है बोर्ड मास का नियम। इस बार भी 2025 में क्वेश्चन आया था, जिससे आपका ये बताना था PQRST, इसका उसका आंसर कुछ तरीके था। उन्होंने कहा था P4 प्लस है और P की जगह प्लस लेंगे, Q की जगह माइनस लेंगे, R की जगह डिवीजन का चिन्ह लेंगे, और इस तरीके से संख्या सॉल्व करते हुए 20 लाना था आपको। 2025 का ही आप CSET का अगर पेपर देखेंगे तब, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो होता है बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट करते हैं। ब्रैकेट भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है छोटा ब्रैकेट बोलते हैं इसे, फिर इसे मझला ब्रैकेट होते हैं, फिर मझले ब्रैकेट को सबसे बड़ा होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो बड़े वाले ब्रैकेट को सबसे बाद में, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मझले को करते हैं, फिर बड़े ब्रैकेट को करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट का रूल सॉल्व करना होता है। दूसरा, अगर ऑर्डर या पावर, तो आपको कोई भी पावर वगैरह दे रखी है, जैसे 2 की घात 5 दे रखी है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 32 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस तरीके से। तो सबसे दूसरी बार आप पावर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा जो आप क्या करते हैं, डिवीजन। अगर पहले उसमें अगर चिन्ह लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ये डिवीजन का चिन्ह लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप डिवीजन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें, फिर एडिशन करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करते हैं, उससे पहले एडिशन करते हैं, पहले सबसे लास्ट में आप जो उसमें माइनस का चिन्ह लगा होता है उसे सॉल्व करते हैं। जैसे ऐसा मान लीजिए 5 + 3, ठीक है, इंटू 2 और माइनस के 20 और डिवाइड बाई 4, इस तरीके से कोई संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ अब हम आपको ये नहीं अपने मन से कुछ कर लेंगे 5 + 3 8 कर देंगे पहले, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले आप बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। सबसे पहले क्या, ब्रैकेट तो है नहीं, ओ 4 भी कुछ नहीं है, सबसे पहले डिवीजन। तो पहले आप डिवीजन सॉल्व करेंगे, देखिए 20 और 4 को, तो इस यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा रहने देंगे, 4 5 20, तो ये 5 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 + 3 × 2 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या, डिवीजन के बाद ये हो गया सॉल्व, फिर आप आएंगे मल्टीप्लिकेशन पर, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। जैसे 5 + 3 दूनी 6, फिर माइनस के 5। अब क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो 5 और 6 पहले 11, 11 में से 5 हटाएंगे। अभी लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो फिर 6 बचेगा इसमें, 11 में से 5 के 6। तो इस तरीके का आपका कोई भी क्वेश्चन अपने आप से बना लीजिए और इस तरीके से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये जो होता है आपका बोर्ड मास का नियम होता है, ठीक है। अब देखिए मैं इस चीज़ को और डिटेल में बता रहा हूँ कि धनपूर्ण संख्या, ऋणपूर्ण संख्या। देखिए वह संख्या जो 0 से बड़ी हो, वह सबकी सब संख्या जो धनपूर्ण संख्या होती है। एक ये भी लिखा हुआ था गैर ऋणात्मक, ठीक है। एक संख्या ये बड़ी भी लिखा हुआ था गैर ऋणात्मक। गैर ऋणात्मक का मतलब ये होगा कि उसमें कोई भी ऋण नहीं होगा, ठीक है। गैर ऋणात्मक का मतलब होता है जिसमें ऋण ना हो, और 0 को तो फिर शामिल उसमें हम करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 0 ना तो धन है ना ऋण है। मैंने कई बार मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ कि 0 ना कोई धन संख्या है ना कोई ऋण संख्या है, ठीक है। तो गैर ऋणात्मक संख्या की कहीं भी बात आएगी तो आप उसको शुरू करेंगे 1 2 3। और धन पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मतलब ये इंटीजर्स आपको याद होना चाहिए, माइनस के इन्फिनिटी से लेके 0 को शामिल करते हुए फिर प्लस इन्फिनिटी तक जाना होता है। तो आपको अगर बोल दिया जाए धन पूर्णांक संख्याओं की बात करी जाए, तो धन पूर्णांक आप शुरू करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5 डेट इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाता है ऋण पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक आप शुरू करेंगे जैसे उल्टा ले लीजिए, सब -1 -2 -3 -4 डेट माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। ऐसे कितनी भी संख्या बढ़ जाइए, लेकिन 0 भी इसमें शामिल नहीं करेंगे, ना धन पूर्ण में शामिल करेंगे, ना ऋण पूर्णांक में करेंगे, ना धन पूर्णांक में ना ही ऋण पूर्णांक में। तो देखिए परिभाषा वह संख्या 0 से बड़ी हो उसे गैर ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल के तौर पे, ये मैंने आपको दिखा दिया। शून्य, देखिए शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक हो ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूँ।
आपको याद हो गया होगा, ठीक है। प्रकृति ये पूर्ण संख्या होती है, दशमलव या भिन्न नहीं होती है। तो पूर्ण संख्या होती है, आपको पता है, ठीक है। बाकी वो जो दशमलव या भिन्न के रूप में होती है वो रेशनल नंबर होते हैं। मैंने बताया ना, जैसे पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। सारे का सारा डिटेल बता चुका हूँ मैं। आप जो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ऐसी पूर्णांकों के बारे में, धनात्मक पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये हम ऊपर जो बात कर रहे थे। अच्छा, दोनों पूर्णांक हो, ठीक है। एक इसी तरीके का एक होता है आपका पूर्ण संख्या होती है, फिर मैं एक जैसे इसी तरह की होती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में केवल धन पूर्ण संख्या आएगी, धन पूर्ण संख्या। अगर धन पूर्ण संख्या की बात की मतलब पॉजिटिव होल नंबर, तो उसमें आप जीरो को शामिल नहीं करेंगे, बस याद रखना जीरो को तो आपको शामिल करना ही नहीं है, धन हो या ऋण हो। तो वहाँ से आप 1 2 3 से शुरू होंगे, बस इतना याद रखना। तो धन पूर्ण संख्या ये होगी, ठीक। आगे का कुछ रूल है, डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। मतलब भाग देने का रूल क्या होता है, कोई भी संख्या, देखिए 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 1 2 3 5 7 कितनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, लास्ट में 4 6 8 10 कुछ भी लिखा हो, तो वो जो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 का तो सबको पता होता है। 3 का रूल क्या होता है, कोई भी संख्या जैसे 1 2 3, जैसे ये कोई भी संख्या है 1 2 3 ले लो, अगर इस संख्या का योग जो है, इन तीनों संख्या आपस में संख्या को जोड़ दो, अगर संख्या का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए वो संख्या 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो मतलब 123 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 4 का रूल क्या है, 4 का रूल ये है, कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे 3 4 5 6 7 4 और 4, अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो सकती हैं, तो इसका मतलब वो संख्या, पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो सकती है। देखिए 2 का लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 3 का पूरी संख्याओं का योग, कोई भी जो संख्या है उस संख्या का योग अगर 3 से डिवाइड हो रही डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। अगर 4 का मतलब है कि जब लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो समझ लीजिए पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। देखिए द लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। 5 का क्या है, लास्ट में 0 हो या लास्ट में उस संख्या के 5 हो, तो वो 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। 6 का रूल क्या, वो संख्या या तो 2 से डिवाइड हो जाए या 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 7 का आप याद मत कीजिए, बहुत टफ है, बेकार है। 8 का क्या, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो पा रहे हैं, तो वो संख्या कितनी बड़ी हो, वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है, याद रखना, लास्ट के 3 डिजिट। 9 का क्या, अगर संख्या का सम, देखिए इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, अगर सम कोई भी संख्या, उस संख्या का जो सम है अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, डिविजिबल होगी, ठीक है। 10 का क्या, 10 का तो पता है, लास्ट में अगर 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगी। 11 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 11 का और देख लीजिए, ठीक है। 11 का क्या, देखिए 11 का कोई नंबर है, या तो अल्टरनेट अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, अल्टरनेट क्या बोला जाता है, ये वाले अल्टरनेट, ठीक है। इन दो अल्टरनेट होंगे, 2 के नंबर होंगे ना अल्टरनेट के, या तो अल्टरनेट संख्या जो होंगी या एकांतर अंकों का योग, इन अंकों का योग कर लेंगे, या अंकों का योग कर लेंगे, योग का अंतर जो होगा या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए और या 0 आना चाहिए। इन 2 कंडीशन में वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, ठीक है, कि या तो उन जो एकांतर अंकों का योग 11 से डिवाइड होना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो वो संख्या जो 11 से डिविजिबल होगी। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पर आपका इंस्टा का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो CSET या GS पर जल्दी आएगी, कल तक आपको एक वीडियो और मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।